नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास ज्योग्राफी में 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम कक्षा 10 राजनीति विज्ञान से पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको आज का पहला चैप्टर की पहली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सारा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि आपको पता है, लेसन का नाम है सत्ता की साझेदारी। आज हम सत्ता की साझेदारी अध्याय से पार्ट 1 करने जा रहे हैं। जैसा कि अध्याय का नाम दिया गया है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। सत्ता की को विभिन्न समूहों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जैसे कि सत्ता को विभिन्न राजनीतिक समूहों में बांटना, दबाव समूहों में बांटना, विभिन्न सामाजिक समूहों में बांटना क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब इन्हें किस प्रकार दबाव समूहों में बांटा जा सकता है, किस प्रकार सामाजिक समूहों में बांटा जा सकता है, इसके बारे में हम पाठ के अगले भागों में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको सत्ता के साझेदारी का अर्थ आई थिंक समझ आ गया होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, भाई आपको समझ आया कि सत्ता को विभिन्न समूहों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या आप सभी के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे नुकसान है, क्यों होनी चाहिए सत्ता की साझेदारी। तो हम सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए, इसके लिए अध्याय में दिए गए 2 उदाहरणों को पढ़ लें। पहले उन उदाहरणों की मदद से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सबसे पहले बेल्जियम का उदाहरण। हम बेल्जियम के उदाहरण को समझने के लिए बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे। जातीय का मतलब यहाँ पर अध्याय में क्या है? ऐसे समूहों से है जिनका मानना है कि उनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वजों से हुई है और उनके संस्कृति समान है, उनकी कल्चर समान है। जैसे कि हमारे समाज में हिंदू वर्ग मानता है, या हिंदू वर्ग नहीं तो हिंदुओं में बहुत सारे वर्ग होंगे, आपको पता है। मैं स्पेसिफिक नहीं बताना चाहता, लेकिन कुछ वर्ग मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वजों से हुई है और उनकी संस्कृति एक समान है। तो ऐसे समूहों को जातीय कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से जातीय समूह बेल्जियम में रहते हैं। तो देखिए, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है, जो कि क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है और उसकी जनसंख्या हरियाणा से थोड़ी बहुत कम ही है। उसके बाद इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। देखिए, मैंने जितने पॉइंट्स बनाए हैं, आप उनसे कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं और एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे, 100% श्योर है। तो देखिए, दोबारा ध्यान लेते हैं कि उसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। उसके बाद 59% जनसंख्या जो है बेल्जियम की फ्लेमिश इलाके में रहती है और डच भाषा बोलती है। यानी 2 इलाके बांटे गए हैं, पूरे देश के 2 इलाके हैं। एक फ्लेमिश इलाका है, एक वोलेनिया इलाका है। तो फ्लेमिश इलाके में रहती है और डच भाषा बोलती है। एक ग्रुप है जो कि 40% है, वोलेनिया इलाके में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलता है, और सिर्फ 1% लोग हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। इस प्रकार आपको विभिन्न भाषाई समूहों के बारे में जानकारी मिली। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि वहाँ पर 59% लोग ऐसे हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। उसके बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच तथा 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन के लिए आपको बताया गया है कि पूरे देश, ओवरऑल कंट्री में देखा जाए तो बहुसंख्या में, यानी ज़्यादा संख्या, मेजोरिटी में कौन है? डच भाषी लोग हैं। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में ज़्यादा संख्या में लोग कौन है? ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग कौन हैं? आई होप आपको पता चल गया होगा कि फ्रेंच भाषी लोग हैं। अब दिक्कत क्या है, आगे प्रॉब्लम क्या है उनकी? फ्रेंच भाषी लोग अमीर तथा ताकतवर हैं, उनके पास पैसा है, वैभव है, सब कुछ है। इसकी तुलना में डच भाषी लोग सिर्फ संख्या में ज़्यादा हैं वहाँ पर, लेकिन वो ज़्यादा अमीर भी नहीं है, ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, डच तथा फ्रेंच भाषी लोगों में तनाव बना रहता है। अब तनाव क्यों बना रहता है? डच भाषी तो सोचते हैं कि हम संख्या में ज़्यादा हैं, उनको दबा लेंगे। फ्रेंच भाषी ये सोचते हैं कि उनके पास ताकत है, पावर है, पैसा, धन है, सम्मान है, तो वो उनको दबा लेंगे। इस प्रकार दोनों समुदायों के बीच में तनाव चला रहता है।
अब आपको ये पता चला कि तनाव चला रहता है। फिर हम आगे जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए। ये तनाव जैसी स्थितियां पैदा होती हैं ना, उनको सुलझाने के लिए, जैसे कि आगे हम अध्याय में जानेंगे। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आए होंगे। उसके बाद श्रीलंका की जातीय बनावट देख लेते हैं हम। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत का पड़ोसी देश है। द्वीपीय आपने कक्षा 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इसकी जनसंख्या लगभग हरियाणा जितनी है। इसमें भी कई भाषाई समुदाय रहते हैं। जैसे सिंहली भाषा बोलने वाले लोग 74% हैं, तमिल भाषा बोलने वाले लोग 18% हैं, और 2 प्रकार के तमिल रहते हैं। यानी तमिलों में जो 18% लोग हैं वो 2 प्रकार के तमिल हैं। एक तो वहीं के तमिल हैं, एक भारतीय तमिल हैं। अब आप जानेंगे कि ये भारतीय तमिल कौन है। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइम में आपसे पूछा जाएगा कि श्रीलंकाई तमिल कितने प्रतिशत हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया है कि 13% जो श्रीलंकाई तमिल हैं और 5% भारतीय तमिल हैं। तो भारतीय तमिल वो तमिल हैं, वो लोग भारतीयों की संतान हैं जो बागानों में काम करने के लिए कभी श्रीलंका गए थे। बागानों में काम करने के लिए, चाय, केला, रबड़ या कॉफ़ी जैसे बागान। आई होप कि आपको समझ आया होगा पॉइंट। उसके बाद वहाँ पर जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका धर्म हिंदू या वो मुसलमान हैं। सिंहली लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं, और सिंहली और तमिल लोग भी हैं कुछ, यानी दोनों लैंग्वेज बोलने वाले हैं, लेकिन वो ईसाई धर्म को अपनाते हैं। आई होप कि आपको उनका लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर समझ आया होगा। भाषाई संरचना कैसी है वहाँ पर आप जान गए होंगे कि सिंहली भाषा बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, दोनों भी बोल लेते हैं। सिंहली बोलने वाले लोगों का धर्म बौद्ध है, जबकि तमिल बोलने वालों का हिंदू और मुस्लिम धर्म है, और जबकि सिंहल और तमिल बोलने वाले जो लोग हैं उनको वो ईसाई धर्म को मानते हैं। आई होप कि आपको समझ आया, और वो 7% हैं। उसके बाद श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी कि श्रीलंका में 74% लोग हैं जो तमिल हैं, यानी ज़्यादा संख्या में, मेजोरिटी में है। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। अब आपके माइंड में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये बहुसंख्यकवाद क्या है। तो हम सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। बहुसंख्यकवाद का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें ज़्यादा संख्या वाले लोग कम संख्या वाले लोगों पर अपने नियम थोपते हैं और उनके नियमों की, यानी कि कम संख्या वाले लोगों की अवहेलना करते हैं। जाने दो, इनको क्या पता है, हमारे नियम लागू होंगे, हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है, और श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद अपनाया। तो बहुसंख्यकवाद के चलते श्रीलंका ने क्या नियम बनाए, क्या महत्वपूर्ण बिंदु उनके बहुसंख्यकवाद के तहत हैं। तो क्या बताया उन्होंने, क्या नियम बनाए देश में। श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका की सरकार ने 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसमें सिंहली को राजभाषा बना दिया गया, यानी सिंहली को प्रेफरेंस दी जाएगी पूरे देश में। प्रेफरेंस यही नहीं कि नौकरियों में भी, दूसरा अगला पॉइंट हम जानेंगे कि सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता, यानी सिंहली भाषा अगर लैंग्वेज आपने पढ़ी है या बोल लेते हैं तो आपको नौकरी में प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, यानी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने कहा कि हम बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। इसीलिए आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे में क्या होगा, श्रीलंकाई जो सिंहली लोग हैं और तमिल लोग हैं उनके बीच तनाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि अब तमिल लोग बेगानापन महसूस करेंगे अपने देश में। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट यही जानेंगे कि जो श्रीलंका में तमिल जो लोग हैं उनकी नाराज़गी के कारण क्या है। आप कारण इसी पॉइंट से भी बता सकते हैं कि उनकी भाषा को महत्व नहीं दिया गया, ऐसा ही हमने यहाँ पर लिखा है कि तमिलों की नाराज़गी का कारण है कि उनकी भाषा और संस्कृति को महत्व नहीं दिया गया है, ना देना है, उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता ना देना है। नौकरियों में प्राथमिकता सिंहली लोगों को है। उनके धर्म को महत्व नहीं दिया गया क्योंकि बौद्ध धर्म को महत्व दिया गया। इसीलिए फिर तमिल लोगों ने संघर्ष शुरू किया। संघर्ष किसके लिए शुरू करेंगे फिर वो आपको पता ही है कि उन्होंने संघर्ष शुरू किया कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, शिक्षा व रोजगार को समान अवसर दिए जाएं, इलाके का विकास किया जाए,
युद्ध में किसी देश की और उसके बाद इसी वजह से उनके देशों में यानी श्रीलंका में क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध किसे कहा जाता है? किसी देश की सीमा में विभिन्न समूहों के बीच में टकराव पैदा होना क्या कहलाता है? गृह युद्ध कहलाता है। आई होप कि आज के पॉइंट आपको समझ आए होंगे। जाते जाते मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आई होप कि आज का कंटेंट और आज का जो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले हमने क्या जाना, सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता को विभिन्न समूहों में बांटना सत्ता की साझेदारी है। उसके बाद हमने जाना कि सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए हमने दो विभिन्न उदाहरणों के द्वारा जाना। सबसे पहले हमने जाना बेल्जियम का उदाहरण कि बेल्जियम में भाषाई समूह रहते हैं और उनके बीच में तनाव है। तनाव का कारण है कि एक समूह ज़्यादा है और एक समूह पैसे में ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद श्रीलंका के बारे में जाना कि श्रीलंका में तमिल और सिंहली लोग रहते हैं, उनमें भी भाषाई और धार्मिक रूप से मतभेद है और उस मतभेद के कारण उसमें टकराव होता है उनमें, और उस टकराव को क्या कहा जाता है? गृह युद्ध, यानी किसी भी देश में विभिन्न समूहों में टकराव। आई होप कि आपको आज का लेक्चर सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।